मैं अंदर आ सकता हूँ जी? नमस्ते सर। नमस्ते। थैंक यू सर। आपने सेकेंडरी स्कूल कौन से बोर्ड से किया? RBC बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान। और हायर सेकेंडरी? RBC बोर्ड से। देन ग्रेजुएशन? राजस्थान यूनिवर्सिटी से। तो कॉलेज कौन सा? SSG पारिक PG कॉलेज। पारिक PG कॉलेज जयपुर? जी सर। ओके। देन बीएड? BSc बीएड मैंने इंटीग्रेटेड कोर्स अलग नहीं। BSc आपने अपने हॉबीज में लिखा है कृषि में प्रयोग, नवाचार व घरेलू कृषि कार्यों में सहयोग। तो ये हॉबी कैसे हुई आपकी? सर मैं बचपन से ही जो है कृषि कार्यों से जुड़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरा परिवार जो है कृषक परिवार है। तो मैं जब भी मेरे पास समय मिलता है पढ़ाई के अतिरिक्त, तो मैं घर के कृषि कार्यों में सहयोग करता हूँ और उनमें नए प्रयोग करता रहता हूँ। जैसे कि अभी मैंने सागवान के वृक्ष जो है खेत की मेड़ पर लगाए, क्योंकि खेत की मेड़ का प्रयोग सामान्यतः किसान जो है करता नहीं। और अभी जो काले गेहूं बोए हैं सर, तो 2 प्रयोग सर अभी किए। गुड। ये ब्यावर नया जिला बना है जी। ऐसी क्या बात थी इसमें कि पहली भी सरकार ने ब्यावर को जिला बनाया और अब इस सरकार ने भी रख दिया? जी सर, इसकी मांग लगभग 2008 से प्रतापगढ़ जिस समय जिला बना था उस समय से सर इसकी मांग जो है लगातार बढ़ रही थी। इसका कारण सबसे बड़ा है कि ये जो इंडस्ट्री हब है सर, यहाँ पर 5 बड़े सीमेंट प्लांट है, जिसमें निर्मेक सीमेंट प्लांट हो गया, अंबुजा सीमेंट प्लांट जो कि अडानी ग्रुप ने एक्वायर कर लिया, अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट, श्री सीमेंट प्लांट। तो सर औद्योगिक रूप से एक विकसित क्षेत्र था। और इसके साथ ही इसकी जो कल्चरल डाइवर्सिटी थी, जैसे मेयर प्रदेश और इसकी, तो वो कहीं ना कहीं जो अजमेर के तहत इतना ग्रो नहीं कर पा रही थी। तो इस कारण से इसे जिला बना। लेकिन ये जो आप प्लांट्स की बात बता रहे हैं, ये तो सारे के सारे प्लांट्स जो हैं वो पाली जिले में जैतारण जो रास एक जगह है जी, वहीं तो लगे हुए हैं सारे। अंबुजा का हो, चाहे श्री सीमेंट का हो, चाहे अल्ट्राटेक का हो। माफी चाहूंगा सर, इसमें से 3 प्लांट जैतारण के अलग अलग जगह पर है। रास में केवल जो है वो अडानी ग्रुप का जो अंबुजा प्लांट है सर वही है। जो श्री सीमेंट है वो ब्यावर के करीब राबड़ेवास में सर अंबुजा का है, और रास में जो है श्री सीमेंट का है। और जो निम्बोल है सर, ये दोनों जगह का राबड़ेवास और रास तकरीबन सर 20-25 किलोमीटर का घेरने जगह जैतारण में। जी सर, जैतारण में। तो मैं ब्यावर के लिए पूछ रहा हूँ, ब्यावर सर ब्यावर जो एक तो राजस्थान के सेंटर में एक जगह पड़ती है, जिस वजह से इसकी जो नीड है वो काफी अधिक थी अन्य जिलों की तुलना में। और काफी ठीक ठाक एरिया भी सर इसके पास है। अभी भी जैसे 7 तहसीलें जो है इसमें शामिल की गई है। कितने? 7 तहसील। 7 तहसील? जी सर। कौन कौन से? सर विजयनगर को शामिल किया गया है भीलवाड़ा से, टोडगढ़ रावली जो कि पहले डिसमेंटल जो अजमेर हुआ करता था उसे शामिल किया गया, जैतारण को शामिल कर लिया गया, रायपुर को शामिल कर लिया गया, बर को शामिल कर लिया गया, और ब्यावर खुद जो पहले अजमेर में एक तहसील हुआ करती थी। तो इसमें आपके ब्यावर जिले में कितनी लोकसभाएं का क्षेत्र है सर एक जिले में? जी सर, राजसमंद का है सर, जहाँ से अभी महिमा कुमारी जी मेवाड़ सांसद है। और इसके अलावा जो नागौर का जो एरिया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसका थोड़ा सा एरिया टच करता है। नागौर का कौन सा? सर आई थिंक बर के करीब ऊपर वाला जो एरिया है, मुझे इतना मैं श्योर नहीं हूँ सर उसमें। नागौर तो नहीं। तो सर राजसमंद जो है कॉन्स्टिट्यूंसी, और अजमेर का जो है जहाँ पर अभी जो हमारे वन एवं पर्यावरण मंत्री है वो वहाँ से है सर। और सर मैं 2 ही रिकॉल कर पा। आप कह रहे हो ना कि भीलवाड़ा जिले के एक तहसील है? जी सर, विजयनगर। जी सर। तो वहाँ का भी MP अलग ही होगा। माफी चाहूंगा सर मुझे इसका ध्यान। क्यों? तो भीलवाड़ा का MP जब आपने भीलवाड़ा से एक लिया है तहसील ली है,
तो वर्तमान में तो भीलवाड़ा भी एमपी हो गया, जी सर, पर परिसीमन सर थोड़ा अलग हिसाब से। वो तो आगे होगा। जी सर, जैसे राजसमंद का एरिया जो है वो हमारे टच नहीं करता, पर जैतारण जो है राजसमंद में शामिल है सर। तो इस वजह से परिसीमन जिस 25 सीटों का जिन हिसाब से परिसीमन किया गया होगा उस हिसाब से होगा सर। मैं आपसे ये पूछता हूँ, वर्तमान में आपके ब्यावर जिले के कितने एमपी लगते हैं? सर 3 एमपी लगेंगे सर। अजमेर, अजमेर, भागीरथ जी अजमेर से, महिमा कुमारी जी और भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा, 3 हो गए ना? जी सर। ब्यावर में एक बादशाह का मेला या बादशाह की सवारी निकलती है, जी सर। क्या इतिहास है इसका? सर इसका इतिहास जो है शाहजहां के काल से जुड़ा हुआ है सर। और जिसमें क्या है कि ये एक दिन के लिए जो टोडरमल को, सॉरी सर, जहांगीर के काल से इसका इतिहास जुड़ा हुआ है। जो एक दिन को टोडरमल की जो बादशाह मिली थी, तो अग्रवाल समुदाय जो है वो यहाँ पर बादशाह के मेले का सर आयोजन करते हैं। अच्छा, इसमें कानून व्यवस्था स्थिति बनी रहती है, इसमें लॉ एंड ऑर्डर? सर जो एसडीओ है वहाँ के, अभी तो जिला कलेक्टर भी है, तो सर लॉ एंड ऑर्डर की जनरल स्थिति सब बनी रहती है। एक कोई मीराबाई का भी स्थान है क्या आपके जिले में? जी सर। किस जगह? जैतारण में कुड़की में है सर। क्या है वहाँ? वहाँ पर मीराबाई का जन्म हुआ था सर। मीराबाई जो है दूधा जी की पुत्री और पोत्री और रतन जी की बेटी थी, और उनका जन्म जो है वहाँ पर हुआ था सर, कुर्की में। कुड़की में। और ससुराल कहाँ पर उनका? सर चित्तौड़गढ़ में था सर। और फिर मेड़ता में क्या? सर मेड़ता में जो उनके दादा थे राव दूधा जी, उनकी जागीर थी सर। तो वो मेड़ता के इस वजह से उनका जो पालन पोषण हुआ है सर वो मेड़ता में हुआ। रतन सिंह जी सर कुड़की के तो मेड़ता में मीरा मंदिर है? जी सर, मेड़ता। आप कभी गए हो वहाँ? माफी चाहूंगा सर। तो आप पहले साइंस में थे, फिर अध्यापक बनने के साथ में सोची कृषि उत्पादन आपका काम है, तो ये आरएस में क्यों आना चाहिए? सर जो अध्यापक है वो मैंने शुरुआत में बैकअप ऑप्शन के लिए रखा, क्योंकि ग्रामीण पृष्ठभूमि से हम, जब मैं बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पर सामान्यतः विचारधारा रहती है कि ग्रेजुएशन के साथ बीएड कर लिया जाए तो एक अध्यापक का कहीं ना कहीं ऑप्शन रहता है बैकअप प्लान के लिए। बाकी सर आरएस जो जॉब है सर, उस वजह से मैं इसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ। इसके कुछ डायमेंशंस है, जैसे कि मैं इस एक मेरा जो है इम्पैक्ट जो है सर वो लार्जर हो जाएगा अगर मैं इस जॉब में आता हूँ। और दूसरा एक प्रीमियम सेवा है सर, इसमें काफ़ी अच्छे वेतन भत्ते और सेवाएं हैं। इसके साथ ही सोसाइटी के लिए वर्क अपॉर्चुनिटीज है सर वो अधिक है, इस वजह से मैं इसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ। ठीक। प्रधानमंत्री की राजस्थान यात्रा हो रही है, तो कहाँ आ रहे हैं प्रधानमंत्री अभी और किस काम के लिए आ रहे हैं? माफी चाहूंगा सर, इंग्लिश करता है नहीं सुना अभी आपने? थोड़ा मेंस का अभी वापस पढ़ो तो थोड़ा करंट मेंस पर थोड़ा फोकस है सर, अभी डेट आई नहीं तो करंट। बीएड इंटीग्रेटेड किया है आप? जी ये इंटीग्रेटेड और सामान्य बीएड है, वो इसमें क्या डिफरेंस है? जो सर सबसे पहला डिफरेंस तो है कि 5 वर्ष का अगर कोर्स होता है, यानी 3+2 वर्ष का अगर हम सामान्य बीएड करते हैं, इंटीग्रेटेड बीएड में जो है 4 वर्ष का कोर्स हो जाता है सर। इसमें 3 साल में जो है साथ में बीएड के पेडागोजी सब्जेक्ट भी चलते हैं, यानी बीएससी उसके साथ में जो फर्स्ट ईयर होता है वो उसके साथ साथ ही चलता है। और जो 1 महीने की जो इंटर्नशिप बीएड में पहले करवाई जाती है वो 3rd ईयर में ही हो जाती है सर। तो कॉम्पैक्ट हो जाता है सर सिलेबस। क्या कारण है कि बीएड के जो स्टूडेंट्स हैं वो लगातार कम होते जा रहे हैं? बीएड करने के लिए इंटरेस्टेड जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत कम होते जा रहे हैं। सर इसकी सबसे बड़ी कमी तो यह है कि इसमें जो सीटें हैं सर वो लिमिटेड है। जैसे राजस्थान में 20,000 जो है सीटें हैं, तो इस वजह से पीटीटी के एग्जामिनेशन के थ्रू होता है, तो अभी जो है लगातार सीटें बढ़ नहीं रही है। तो एक तो ये कारण भी है। दूसरा कि जो टीचिंग वैकेंसी है, जो गवर्नमेंट टीचिंग वैकेंसी है सर, वो अभी इतने व्यापक लेवल पर आ नहीं रही है। जैसे रीट का एग्जाम 2022 में हुआ, 2025 तक वापस 3 वर्ष से कोई एग्जाम नहीं हुआ, तो इस वजह से 2 कारण मैंने। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी है वो कोई बदलाव किया गया है कि बीएड के कोर्स में है वो? जी सर। क्या है? अब सर 2 वर्षीय बीएड के पाठ्यक्रम को हटा दिए गए और 4 वर्ष के पाठ्यक्रम को अनिवार्य कर दिया गया। यदि टीचिंग अगर प्रोफेशन आपको चुनना है तो आपको 4 वर्ष का बीएड का पाठ्यक्रम करना है। अभी राजस्थान के विभिन्न स्टेट्स में है, डिस्ट्रिक्ट्स में है, वो तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। ये तिरंगा यात्रा है क्या है? इसके आयोजन करने का पीछे क्या उद्देश्य है इसका? है
सर राष्ट्रवाद की भावना कहीं ना कहीं सर हम सब में जो एकीकरण है, जैसे पहलगाम अटैक जैसे हुआ तो उसके बाद जो हमने रिटेलिएट किया, तो कहीं ना कहीं एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस जो है वो पुश किया जा रहा था कि ताकि हमारी सोसाइटी में डिवाइड पैदा हो। जो पहलगाम में भी जिस प्रकार से धर्म का जो मोटिव जो है उसको पुश किया जा रहा था, तो हम कहीं ना कहीं अपनी जो नेशनलिटी है सर और जो हमारी सोसाइटी में जो इंटीग्रिटी है उसको बढ़ावा देना चाहते हैं। इस वजह से हमने तिरंगा यात्रा की ताकि सभी में देश प्रेम की जो भावना है वो कहीं ना कहीं अधिक व्यापक हो। एक तो है ऑपरेशन सिंदूर, जी सर। एक है ऑपरेशन केलर, क्या है ये दोनों में कुछ डिफरेंस है क्या? माफी चाहूंगा सर, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मुझे जानकारी है। ऑपरेशन केलर के बारे में नहीं जानकारी। सॉरी, सोफिया का नाम सुना है आपने? कर्नल सोफिया जी, जी सर। है कर्नल सोफिया जी। सोफिया जगह का नाम बता रहा हूँ, जम्मू कश्मीर में है वो सोफिया। सॉरी सर। नहीं सुना नाम? अच्छा अच्छा। अभी भारत के है वो प्रधान न्यायाधीश सीजीआई जी सर। कौन है? B.R. गवई जी है सर। पीआर गवई जी। इनके बारे में बताइए है जो कि इनका बैकग्राउंड क्या है। माफी चाहूंगा सर। इनके सामने है वो 3-4 केसों की चुनौतियां हैं। जी सर। कौन कौन सी केस हैं जिनको हम चुनौती मान रहे हैं इनके लिए? सर आर्टिकल 143 के तहत जो अभी हमारे राष्ट्रपति महोदय ने जो 14 प्रश्न उनके सामने रेज किए, वो सबसे बड़ा जो है चैलेंज माना जा रहा है। और दूसरा है कि अभी सर जुडिशरी ओवररीच का जो मामला है वो कहीं ना कहीं जो है उसको कंट्रोल करने के लिए जो पार्लियामेंट्री और जुडिशरी के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है सर वो, और इसके साथ ही जो राज्यपाल के लिए जो बाध्यताएं लागू कर दी गई थी वो बाध्यताएं भी जो है उनके सामने चैलेंज होगा। एक जातिगत जनगणना भी है वो इनके सामने है वो जी सर। चैलेंज है। जी सर। क्यों है ये जातिगत जनगणना है वो? सर 1931 के बाद से हमने सर जातिगत जनगणना का करवाई नहीं थी, और 2011 में जो सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का हमने आयोजन करवाया था वो डेटा हमने रिलीज नहीं किया था। तो कहीं ना कहीं एक चैलेंज बना हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में हम एक तरह पर जाति को डिलिमिट या डाइल्यूट करने का प्रयास कर रहे हैं, जो सभी जातियों को सम्मान करने का प्रयास कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जातिगत डेटा देकर हम कहीं ना कहीं जो समाज में जो विभेद है वो बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अब जातिगत जनगणना कराने का निर्णय लिया है। 2011 में जो जनगणना की थी उसके डेटा है वो हमने आज तक है वो सार्वजनिक नहीं किया है। तो ऐसी क्या स्थिति आ गई अभी की है जो जातिगत जनगणना कराने की का निर्णय लेना पड़ा? सर सबसे प्रमुख कारण तो जो आरक्षण की जो व्यवस्था है सर उसमें कुछ मेजरमेंट जो है वो अभी ओबीसी आरक्षण को लेकर जो है मांग उठ रही है कि जो ओबीसी की जो जनसंख्या है उसमें वृद्धि हो गई है, परंतु वो डेटा अभी भी पुराने डेटा से। दूसरा कि सिर्फ पॉलिसी मेकिंग और उसका इम्प्लीमेंटेशन सर है वो आसानी से होगा अगर हमें समाज के प्रत्येक वर्ग का पता होगा, तो वंचित वर्ग एवं जो पिछड़े वर्ग है उनके अच्छे प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया जा सकता है। साथ ही समावेशी जो विकास की अवधारणा है, यानी समाज के सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलने की अवधारणा है, उसे साकार करने के लिए हमें सर अभी जातिगत जनगणना की आवश्यकता पड़ रही है। ये वक्फ संशोधन बिल भी लाया गया है। जी। इसमें भी है वो कुछ क्वेरीज है वो सुप्रीम कोर्ट ने है वो केंद्र सरकार से पूछी है। कौन कौन सी क्वेरीज हैं जिनके बारे में केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है? सर केंद्र सरकार से पहला स्पष्टीकरण ये मांगा गया है कि क्या मंदिरों के बोर्ड में भी जो है मुस्लिम सदस्यों को शामिल किया जाएगा, जिस प्रकार जो वक्फ में जो गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल किया जा रहा है वो। और दूसरा कि जो सचिव की जो नियुक्ति है वो भी गैर मुस्लिम सदस्यों के की जा सकती है। तो केंद्र सरकार से ये प्रश्न पूछा गया है कि क्या जो व्यक्ति धर्म की जानकारी या उस पर्सनल लॉ को नहीं जानता है तो क्या उसको भी जो है वक्फ के सचिव के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए। अभी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमने एन वार रोका है। जी सर। एन वार क्या मतलब इस एन वार का? सर न्यूक्लियर वॉर के बारे में कहा। न्यूक्लियर वॉर होता क्या है? सर जब दोनों ही राष्ट्र न्यूक्लियर संपन्न राष्ट्र हो और एक दूसरे के ऊपर जब न्यूक्लियर अटैक कर दे तो सर इस प्रकार का वॉर न्यूक्लियर वॉर हो। और ऐसा माना जा रहा है कि जब हमने किराना हिल्स पर जो अटैक किया था वहां पर कहीं ना कहीं पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटी है सर वो अफेक्ट हुई थी, तो हो सकता है कि वो इंस्टिगेट हो जाए या उत्तेजित होकर न्यूक्लियर वॉर कर सकते थे। इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें कहा कि हमने न्यूक्लियर वॉर रोका है। ठीक है सर, थैंक यू सर। कृषि में नवाचार करना आपकी हॉबी है। जी सर। कुछ 4-5 नवाचार बताइए भारत सरकार के आईसीएआर द्वारा पिछले 4-5 सालों में किए।
सबसे पहले तो काले गेहूं की जो खेती है सर, वो अब क्या विशेषता है काले गेहूं की? सर इसमें फॉलिक एसिड की मात्रा जो अधिक होती है, तो जो मोटापे के जो रोगी होते हैं या फिर जो डायबिटीज के रोगी होते हैं उनके लिए सर वो लाभदायक होती है। और दूसरा सर नवाचार, अभी हमने जो जेनेटिक चावल की जो जेनेटिक नई किस्मों का जो है विकास किया है, इसके साथ ही जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जो है वो हम करने जा रहे हैं, जिसमें जीवामृत हो गया, बीजामृत हो गया, उनसे संबंधित जो है नवाचार किए जा रहे हैं। इसके साथ ही जो हम इजराइल के सहयोग से बिना जो या कम पानी की उपलब्धता में जो कृषि जो किस प्रकार से की जाती है, तो उसके लिए जैसे सागर भोजका में भी जो ICR प्लांट लगा रहे हैं, तो इस प्रकार के नवाचार। ये काले गेहूं जो आप बता रहे हैं, इसका आटा भी काला ही होगा या व्हाइट होता है? सर इसका आटा व्हाइट होता है, क्योंकि इसकी जो कोटिंग होती है ना सर, वो ब्लैक होती है, बाकी इंटरनल जो कार्बोहाइड्रेट का जो पार्ट है सर वो व्हाइट ही होता है सर। कैसे डेवलप हुआ, इनकी विशेषताएं बताइए। सर ये नाभी में जो हमारा ICR का जो इंस्टीट्यूट है सर, इसने इसको डेवलप किया है। इसमें सर मैग्नीशियम का जो तत्व है वो अधिक मात्रा में होता है सामान्य गेहूं की तुलना में। महंगे होते हैं क्या? सर इसकी जो मार्केट रेट है सर, वो 8,000 से 9,000 रुपए प्रति क्विंटल है, और उत्पादन लगभग सामान्य गेहूं की भांति मतलब 7 से 8 क्विंटल प्रति बीघा हो जाता है सर, तो इस वजह से महंगे। तो ये जो काले गेहूं है किसी विशेष टेम्परेचर में पैदा होते हैं या कहीं भी पैदा हो जाते हैं? सर अभी जो ड्रॉट रेजिलिएंट जो किस्म आ गई है सर, वो हमारे पूरे जहाँ भी गेहूं की खेती हो रही है वहां पर इसका विकास किया जा सकता है। काले चावल भी है, इनकी क्या विशेषताएं हैं? माफी चाहूंगा सर इसका नाम। अच्छा, गेहूं की 4 किस्मों के नाम बताइए। सर अर्जुन, गिरिजा, मालवीय, दुर्गापुरा 65 जो हमने डेवलप की है, चंबल। और चावल की भी कोई 4 किस्म बताइए। चावल बासमती हो गया सर। और ये किस्म नहीं है, वैरायटी है। जी सर। अच्छा टाइप जो, तो IR8 हो गया, चाकन हो गया, और सर अभी 2 ही रिकॉल कर पा रहा। अच्छा, अभी 2 जीनोम एडिटेड क्रॉप्स भी डेवलप किया ICR ने। जी सर। तो ये क्या है? सर इसमें एक तो जो चावल की जो हमने जीनोमिंग की और इसकी खोज की कि जो परंपरागत जो एक घास की किस्म है सर, उससे इसकी सिमिलरिटी है, तो इसमें जो कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा है वो रिच होगी। और अभी जो जिस प्रकार हम विटामिन A से युक्त जो चावल है उनकी जो खोज की, इसके साथ इसको पैरेलल जो है करने की जो कोशिश की जा रही है। इनकी विशेषताएं क्या है? जो ये 2 नई क्रॉप्स आई है, कमला और दूसरी, इसकी क्या विशेष गुण है? प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी? क्या अच्छी क्वालिटी है? माफी चाहूंगा सर। अच्छा, कौन कौन से संस्थानों ने इनका विकास किया है? माफी चाहूंगा सर। कोई जानकारी नहीं। ICR और जीनोम एडिटेड है, इसका मीनिंग क्या है? मतलब क्या चेंज हुआ? क्या ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है या कोई और बात है? सर जीनोम एडिटिंग का तात्पर्य होता है कि जो भी जीन यानी DNA पर जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं उनमें विशेष प्रकार का परिवर्तन किया जाता है, जिससे कि हम जो वांछित गुण है वो पैदा कर सकें और अवांछित गुणों को हटा सकें, जिससे कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी हो गई वो इंक्रीज हो जाए, या फिर जो जिस भी प्रकार की हम हमारी जो डिमांड है उस हिसाब से हम उस प्रोडक्ट को डेवलप कर पाए, तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म सर होते हैं सर। और एक होता है GMO, जी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जी सर। तो वो क्या है? इन दोनों में अंतर क्या होता है? सर इन दोनों में से जीन एडिटिंग मेथड्स का जो है वो अंतर होता है। जैसे GMO में सर हम जैसे क्रिस्पर केस टेक्निक से इस प्रकार की जो Cas9 एंजाइम्स उनका प्रयोग करते हैं, उनमें से क्रोमोसोम। मुख्य अंतर नहीं बता रहे आप। जीनोम एडिटेड मतलब आपके सामने जो ये पेड़ है किसी के जीन में एडिट करना। जी सर। और जेनेटिकली मॉडिफाइड मतलब इस पेड़ के अंदर उसके जीन डाल देना जी किसी दूसरी स्पीसीज के। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। जी क्रिस्पर केस तो एक टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से ये किया जा सकता है। जी। अच्छा, कृषि नवाचार आप करते हैं तो आप अपने स्तर पे कर रहे हैं या आस पड़ोस के किसानों को भी आप बताते हैं, जागरूक करते हैं? सर सबसे अच्छा मेथड होता है कि किसी कार्य को करके स्वयं दिखाया जाए। जैसे ही हमने जो सागवान के वृक्ष जो चारों ओर लगाए, तो 2-3 वर्ष बाद जो है सभी किसानों ने सर अपने जो खेत के चारों ओर सागवान के वृक्ष लगाने शुरू कर दिए। तो विवाद नहीं होगा? जैसे आपने मेड़ के ऊपर लगा दिया तो सागवान का पेड़ दूसरे के तरफ तो लगा नहीं सकता, आपने चारों ओर लगा दिया तो दूसरा आपका पड़ोसी है वो तो लगा ही नहीं सकता। सर 2 फीट की जो मेड़ होती है उसके पास अगर 1-1.5 फीट की जो जमीन है, हम पॉसिबल ही नहीं। इतना बड़ा पेड़ होता है सागवान का, इतनी डिस्टेंस में पैदा ही नहीं होने देगा दूसरे पेड़ में। बड़ा होता है सागवान का पेड़। जी सर, पर इसका सब पैरेलल यूज किया जा सकता है। जैसे मैंने यहाँ पर वृक्ष लगाए तो वो यहाँ पर वृक्ष लगा दे, क्योंकि हम जो 15 फीट के डिस्टेंस रखते हैं
तो उनको 7.5 फीट की डिस्टेंस पर जो सागवान ओरिजिनली किस रीजन की या क्लाइमेटिक कंडीशन का पेड़ है? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। किन किन राज्यों में सबसे ज्यादा होता है? सर केरल, कर्नाटक और जो नीलगिरी हिल्स है सर, मेनली तमिलनाडु के करीब यहाँ पर, और जो पश्चिमी घाट का जो एरिया है वहाँ पर होता है क्या विशेषता है और यूज क्या है इसकी? सर। सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसकी जो हाइट होती है वो तकरीबन 30 मीटर से 50 मीटर तक हो सकती है यदि। और दूसरा ये कि सर सदाबहार वन है तो इसकी पत्तियां जो है वो नहीं गिरती, मतलब टूटती नहीं है। और तीसरा ये कि इसका यूज जो है टिम्बर के रूप में इसका मेन यूज होता है फर्नीचर निर्माण के लिए। चलिए ठीक है। एक राजस्थान सरकार अभी अलग कृषि बजट लेके आई थी, उसका क्या ऑब्जेक्टिव था? जी सर, जो 2023-24 का जो 2022-23 का जो बजट था उसे सर हरियाली किसान समृद्ध किसान बजट नाम से इंट्रोड्यूस किया गया था। वो खेती को पर्टिकुलरली फोकस करने के लिए किया गया था, जिसमें 10 जो है डायमेंशंस जो है सुनिश्चित किए गए थे, जिसमें तारबंदी के माध्यम से जो फसल संरक्षण मिशन लागू किया गया था, और उसके साथ ही बीज रोपण मिशन जो है वो लागू किया गया था। और इस प्रकार सर उन्होंने 10 डायमेंशन को फिक्स किया और उसमें डेवलपमेंट जो है फोकस किया। अच्छा, मुख्यमंत्री जी है, उन्होंने पीएम किसान में अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन देने के लिए राज्य की भी एक योजना चला रखी है। क्या नाम और उसकी मतलब बेनिफिट जो होते हैं लेने वाले, उनकी क्या क्राइटेरिया रखा है? सर मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के नाम से उसको लॉन्च किया गया और 2,000 रुपए जो है अतिरिक्त दिए जाएंगे, यानी कि जो हमारी पीएम किसान सम्मान निधि है उसमें 6,000 रुपए दिए जाते हैं और इसमें 8,000 रुपए हो जाएंगे। ठीक, अभी 2,000 है या 3,000 है? सर माफी चाहूंगा, मुझे 2,000 ही रिपोर्ट। अच्छा, ये सभी किसानों को मिलेंगे या इसका क्राइटेरिया भी तय किया गया है? सर मार्जिनल और स्मॉल फार्मर और जो आयकर दाता नहीं है वो किसान जो है, और गवर्नमेंट किसान तो आयकर दाता कोई नहीं होता है। जी सर, तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी जो है इसको एक्सक्लूड किया गया है। अच्छा, चलिए ठीक है। राजस्थान में जमीन तो बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे सिंचाई एक बहुत बड़ी समस्या है। तो हाल ही के वर्षों में राजस्थान में कौन कौन सी बड़ी सिंचाई परियोजनाएं भारत सरकार ने या राज्य सरकार ने प्रारंभ की? जी सर, सबसे पहले नर्मदा लिफ्ट नहर है वो कैनाल, और इसके साथ ही जो राम सेतु जल योजना, जिसे मॉडिफाइड पार्वती काली सिंध चंबल योजना के नाम से जाना जाता है वो, और इसके साथ ही जो हम भरतपुर से जो यमुना लिंक नहर आ रही है सर, उसका रिनोवेशन का काम जो शुरू कर दिया सर हमने। ओके, पशुपालन भी कृषि से जुड़ा हुआ है। जी सर। तो राजस्थान में कौन कौन से मुख्य पशु पाए जाते हैं? सर राजस्थान में जो 84% इंडिया का ऊंट जो है वो राजस्थान में पाए जाते हैं, और जो गोवंश है उसका 11% पार्ट जो है राजस्थान में पाया जाता है, और जो कुल सर ये सारे डेटा इंडिया के कंपेरिजन में, और जो टोटल भारत की जो भैंसें हैं सर उनका 14% भाग पाया जाता है, और लगभग 24% जो बकरियां और जो भेड़ है सर वो पाई जाती है। क्लोनिंग करके हम लोग पशुपालन में बहुत सुधार कर रहे हैं, एनडीआरआई के द्वारा काफी किया जा रहा है। आप साइंस के विद्यार्थी भी हैं, क्या समझते हैं क्लोनिंग से? सर क्लोन में इससे तात्पर्य होता है कि अलैंगिक जनन विधियों के द्वारा किसी भी नए जीव को जो उत्पन्न कर दिया जाता है। इसमें एक ही जनक की जो सोमेटिक सेल होती है, कायिक कोशिका, उसको लिया जाता है और उससे जो नए जीव को तैयार किया जाता है, जिसका शुरुआत में हमने जैसे डोली भेड़ को तैयार किया, और अभी हमने जो श्रेष्ठ जो बैल है उसको तैयार किया, महिमा और जो गरिमा जो भैंसे हैं सर उनको तैयार किया। ठीक है, ये एआई क्या होती है? आजकल काफी चर्चा में, आज भी इस पे बहुत बड़ा आलेख आया था कि आजकल एआई जो है अब इस तरह की आ गई है कि वो खुद ही कस्टमर के क्वेश्चन पूछती है, फिर उनका सॉल्यूशन भी खुद ही देने का प्रयास करती है। क्या होती है ये? सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तात्पर्य होता है कि जिस प्रकार मानव में तंत्रिका तंत्रीय न्यूरल सिस्टम जिस प्रकार से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके डिलीवर करता है, उसी प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर या मशीनों में जो है वो बुद्धिमत्ता का कृत्रिम तरीके से बुद्धिमत्ता का विकास करती है, और न्यूरल नेटवर्क की हेल्प से वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके आउटपुट देती है, जिसमें संज्ञानात्मक पक्ष, जिस प्रकार एक मानव बुद्धि का संज्ञानात्मक पक्ष होता है उसी प्रकार उसका भी पक्ष शामिल होता है। एक न्यूरालिंक प्रोजेक्ट चलाया था एलोन मस्क ने, वो क्या था? सर इसमें हमारी जो मानव की जो न्यूरॉन्स है सर उसको कंप्यूटर चिप के साथ इंटीग्रेटेड किया जा रहा है, तो इसे सर न्यूरालिंक प्रोजेक्ट कहते हैं। तो ये क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे उनका क्या ऑब्जेक्टिव है? सबसे प्राइम ऑब्जेक्टिव तो ये है कि जो कहीं हमारे जो दृष्टिबाधित व्यक्ति हैं
तो उनको देखने में समस्या आती है। यदि हम न्यूरल लिंक कर देंगे तो उसके बाद उसको इंटीग्रेट करके जो कैमरा है उनकी सहायता से उनको विजुअल सिग्नल्स भी पहुंचाए जा सकते हैं। इसके साथ ही कई मानसिक रोग जो है जैसे आगे चलकर हमारे पार्किंसन डिजीज या इस प्रकार के जो रोग हो जाते हैं तो उनके उपचार के लिए भी किया जाता है। और चौथा से सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि मानव की क्षमताओं का विकास किया जा रहा है कि भविष्य में मानव और अधिक जो है विकसित प्राणी के रूप में। ओके, हमारे देश के बहुत सारे वैज्ञानिक हुए हैं, कोई ऐसे वैज्ञानिकों के नाम जानते हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है? जी सर, बताएं। सीवी रमन साहब को सर 1928 में नोबेल प्राइज मिला था रमन इफेक्ट के लिए। और सर अभी मैं एक रिपोर्ट बताऊँ। सत्येंद्र नाथ बोस कौन थे, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी? जी सर, थैंक यू सर। सत्येंद्र नाथ बोस सर को भी जो है नोबेल प्राइज मिल चुका है। उन्होंने जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है जो पदार्थ की पांचवी अवस्था है सर उसकी खोज की थी। उसमें उन्होंने बताया कि यदि कोई कण 0 केल्विन पर या परम शून्य ताप पर स्थित होता है तो पदार्थ की एक नई प्रकार की अवस्था का निर्माण होता है। इसी बोस सांख्यिकी के आधार पर आगे चलकर जो है आइंस्टाइन ने पदार्थ की पांचवी अवस्था की खोज की थी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो इनको नोबेल मिला हुआ है क्या? माफी चाहूंगा सर, एग्जैक्ट रिपोर्ट नहीं कर पा। आपने कहा कि नोबेल मिला हुआ उनको। सॉरी सर, एग्जैक्ट। अच्छा, भारत के अंदर इतने सारे आईआईटी है, इतने बीटेक कर रहे हैं, यहाँ पे साइंस भी बहुत ज्यादा लेते हैं, और यही भारतीय वैज्ञानिक या आईआईटीएन विदेश में जाके बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं और उनको चला रहे हैं। तो भारत के अंदर अमेजोन, फेसबुक जैसी या बड़ी कोई सॉफ्टवेयर कंपनी या मान लीजिए ये चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खड़ी क्यों नहीं हो पा रही है खुद की? सर ब्रेन ड्रेन की समस्या सर भारत में काफी बड़ी। सारा तो ब्रेन ड्रेन नहीं हो जाता है, कुछ लोग ही बाहर जाते हैं, बाकी इधर इतनी सारे हमारे आईआईटीएन है, रिसर्चर है, वैज्ञानिक, अब तो भारत भी विकसित हो गया है। तो फिर हमारे देश के अंदर अभी कोई इतनी बड़ी कंपनी नहीं है कि ट्रम्प ये कहता है एप्पल को कि वहां निवेश मत करो, तो हमें जरूरत क्या है उन देशों की कंपनी की, अपनी क्यों नहीं खड़ी कर पा रहे? जी सर, सबसे बड़ी एक इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर अभी सर हम उन कंट्रीज की तुलना में इतना अधिक डेवलप नहीं है जिस प्रकार इन अमेरिका का और ब्रिटेन का जो या जर्मनी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो समस्या है। दूसरा है कि हमारे पास स्किल लेबर की जो अभी भी कमी है, हमारे पास इतनी अधिक कुशल जो है लेबर नहीं है। और इसके साथ ही पॉलिसी मेकिंग और फंडिंग पर भी हम सर थोड़े पिछड़े हुए हैं, इस वजह से अभी इन कंपनीज का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। तो आप कोई 5-6 ऐसे बड़े सुझाव बताओ जिससे भारत के अंदर भी इस तरह की बड़ी कंपनी भविष्य में एस्टेब्लिश हो, गवर्नमेंट क्या करे? जी सर हमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो एरिया है, सीज जो क्षेत्र है, इस प्रकार के क्षेत्रों को जो बहुत सारे बने हुए हैं, 427 से ज्यादा भारत के अंदर सेज है वो अप्रूव्ड है। जी सर, जैसे ये महिंद्रा वर्ल्ड सिटी सेज है सर, मैं खुद यहाँ पर विजिट करके आया हूँ। तो हम अधिकांश सेज में सर वो इंफ्रास्ट्रक्चर या लेवल नहीं दे पा रहे हैं जो वास्तव में लेवल होना चाहिए। जिस प्रकार की हमने सोच के साथ उनको लागू किया है वो लागू नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं हमें उन सेज एरिया को वास्तविक जो वर्ल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके साथ मैच किया जाना चाहिए। और जिस प्रकार से गिफ्ट सिटी का निर्माण जो है गुजरात में किया जा रहा है, उस प्रकार प्रत्येक राज्य में जो एक फाइनेंशियल हब का जो है निर्माण किया जाना चाहिए, जिससे कि जितनी भी कंपनियां हैं उनको शुरुआत में फंडिंग की जो दिक्कत ना है। और तीसरा कि जिस प्रकार हम नेशनल मॉनेटरी पॉलिसी और इनका जो प्रयोग कर रहे हैं संसाधनों का मुद्रीकरण, उस प्रकार आधारभूत संरचना का विकास करना चाहिए। पीएम गति शक्ति योजना के तहत जो भारतमाला प्रोजेक्ट और ये इनका डेवलपमेंट है सर, उसे और तीव्र किया जाना चाहिए। और हमें इंडस्ट्री और एजुकेशन के बीच का जो गैप है सर उसको कम करना चाहिए, जिससे कि हमारी लेबर जो है वो अधिक स्किल हो। इस वजह से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बढ़े सर। थैंक यू सर। भारत के पड़ोसी देशों के नाम बता सकते हैं? जी सर, मालदीव, पाकिस्तान और जो नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका। और श्रीलंका। जी इन सभी देशों से कैसे हमारे संबंध है? सभी के साथ हमारे अभी अलग अलग संबंध है सर। जैसे चाइना के साथ हमारे प्रतिस्पर्धात्मक संबंध है, दोनों ही अर्थव्यवस्था में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। पाकिस्तान के संबंध सर हमारे साथ अभी लगभग अच्छे नहीं है, वॉर की सिचुएशन है सर। और मालदीव में मुइज़ की सरकार के बाद अभी थोड़ा टेंशन का माहौल रहा था लक्षद्वीप को लेकर, और लक्षद्वीप के मुद्दे में पर्यटन पर तो उनके जो मंत्री है उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ बयान दिया था।
और जो बांग्लादेश है वो मोहम्मद यूनुस की सरकार की वजह से वहाँ पर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है। और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी की जो सरकार है शेख हसीना की, जो शेख हसीना के विरुद्ध, तो वो प्रभावी है। और नेपाल के साथ संबंध हमारे अच्छे हैं, पर अभी वहाँ पर राजशाही के लिए जो संघर्ष चल रहा है इस वजह से वहाँ भी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी का माहौल है। बाकी सर भूटान के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं। नेपाल के साथ अपने संबंध अच्छे हैं अभी? मॉडरेट मोड पे सर। केपी ओली सरकार जो है वो कहीं ना कहीं प्रो चाइना सरकार है, पर फिर भी सर जो बांग्लादेश नेपाल की जो आवश्यकताएं हैं वो भारत से जुड़ी हुई है। और जो उनका हमारे और उनके बीच में जो कल्चरल इंटीग्रेशन है इसकी वजह से जो मेदेशी जनजाति है उनके जो हमारे बिहार में बहुत सारे रिश्ते हैं। और वहाँ भी हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, और इसके पशुपतिनाथ का जो मंदिर है वहाँ भी हमारे पुजारियों को अनुमति दी जाती है। तो कहीं ना कहीं मॉडरेट संबंध हमारे बीच है सर। श्रीलंका के साथ? श्रीलंका के साथ जो अभी अभी वर्तमान सरकार है उसमें अच्छे संबंध है। हमारे प्रधानमंत्री का जो विजिट हुआ है और इसके साथ ही जो कोलंबो एयरपोर्ट की जो डेवलपमेंट है उस प्रोजेक्ट पर भी जो है अच्छा कार्य किया जा रहा है। वहाँ कुछ विद्रोह वगैरह हुआ था पिछले दिनों? अभी रिसेंटली का नहीं पता, बाकी से लिट्टे के टाइम का विद्रोह मुझे पता है। नहीं, 2-3 साल पहले। जी सर, वहाँ पर इकोनॉमिकली जो कंडीशन जो है नो साउंड नहीं थे, इस वजह से वहाँ पर महिंद्रा राजपक्षे की जो सरकार है उसे गिरा दिया गया था। अभी वर्तमान में जो भारत की विदेश नीति है जी सर, उसको आप किस रूप में देखते हैं कि ये सफल नीति है या इसमें और सुधार की संभावना है? जी सर, विदेश नीति जो है प्रत्येक देश की उनके ऐतिहासिक पर्सपेक्टिव भी होते हैं, जैसे हमारे जो है पंचशील समझौते और इस प्रकार। तो वर्तमान विदेश नीति अपने इवॉल्विंग फेज में, जहाँ पर राष्ट्र प्रथम की जो भावना है उसे जो है बढ़ाया जा रहा है। और अगर हम देखें तो ये नीति सफल है, क्योंकि जिस प्रकार हमने स्ट्रिंग ऑफ पल्स का जो चाइना की पॉलिसी है उसको हमने काउंटर करके जो हमारी डबल फिशुक नीति और डायमंड नीति है उसको हमने अपनाया। और जो एक्ट ईस्ट नीति जो है उसके साथ जो हमने आसियान देशों के साथ जो हमारे संबंध इंप्रूव हुए वो काफ़ी अच्छे हैं। और जो हम ईरान के साथ जो चाबार पोर्ट और उनको लेकर जो एक्ट लुक वेस्ट की जो नीति है वो भी सर भी सफल रही है। और जो मिशन सागर हो गया, मिशन जिस प्रकार हमने कोरोना के दौरान वैक्सीन डिप्लोमेसी की थी अफ्रीकन देशों के साथ, और वो तो कहीं ना कहीं ये नीति सफल है। परंतु अभी भी हम अपने देश की जो प्राथमिकताएं हैं उनको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, जैसे कि अमेरिका के मुद्दे पर भी जो अभी टैरिफ नीति पर हो गया। तो हमें सर अगर जिस प्रकार हम आर्थिक व्यवस्था में सशक्त हो जाएंगे तो सर ये नीति और प्रूडेंट या अच्छी हो जाएगी। ठीक। ब्यावर की है वो तिल पपड़ी है वो प्रसिद्ध है। जी सर। क्या कारण है इसका, क्या क्वालिटीज है उसमें सर? सर 1836 या 40 के बाद जो अग्रवाल समुदाय है वहाँ पर उन्होंने तिल पपड़ी और गजक जो है उसका विकास करना शुरू किया। और उसके जो एरिया के जो तिल है सर, जैसे कि पाली में सर तिल का उत्पादन काफी अच्छा होता है, जालोर में भी तिल का उत्पादन अच्छा होता है, ब्यावर में भी, तो उस वजह से वो अधिक प्रसिद्ध है सर। और कोई स्पेसिफिक कोई क्वालिटी वाइज तिलहन में कोई क्वालिटी का भी कोई इश्यू है क्या? जी सर, वो जो व्हाइट तिल होते हैं सर हमारे एरिया में जो ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से बहुत अच्छे हैं। एक माइनिंग भी है काफी है वो ब्यावर में है वो? जी सर। किस चीज की माइन्स है वहाँ पे? सर वहाँ पर लाइमस्टोन की माइंस है, क्वार्ट्ज की माइंस है, और जो चाइना क्ले और बोल क्ले के माइंस हैं जो राजस्थान में केवल बीकानेर और ब्यावर में। ये चाइना क्ले क्या होता है सर? चाइना क्ले मुल्तानी सर ये मिट्टी की प्रकार की होती है, व्हाइट मिट्टी होती है जिसका प्रयोग हम कप और जो टूथपेस्ट इंडस्ट्री है सर उसमें करते हैं, और साबुन इंडस्ट्री। आपका कृषि में है वो खूब इंटरेस्ट है आपका। किसान आंदोलन चला था जी सर। 3 बिलों को लेकर। जी सर। कौन कौन से थे वो 3 बिल जिनको लेकर है वो किसानों ने है वो आंदोलन चलाया था? बहुत लंबा आंदोलन चला था। जी सर। सर तीसरे नंबर का बिल जो था वो था कि ये जो स्टोरेज के लिए जो था वो स्टोरेज फैसिलिटी जो है उसमें संशोधन करके जो कंपनीज को स्टोरेज फैसिलिटी में छूट दी गई थी। और पहला जो बिल था वो एपीएमसी से संबंधित था। एपीएमसी का जो है डाइल्यूटेशन किया जाना या क्रॉस जो राज्य है उसमें एपीएमसी को मान्यताएं जो है वो प्रदान की जा रही थी। और जो दूसरा बिल था वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से संबंधित था सर। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती क्या है और इससे है वो किसान ने इस बिल का इसका विरोध क्यों किया? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है वो? जी सर।
सर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का अर्थ होता है कि कोई बड़ा कंपनी या जो निगम है वो किसानों के साथ जो समझौता करती है, और जो बड़े स्केल पर जो है वो इनपुट लागत तो कंपनी वहन करती है, और जो कृषि जो है वो किसान के द्वारा की जाती है, और दोनों के समायोजन से उत्पादन किया जाता है। किसानों ने इसका विरोध इस वजह से किया था क्योंकि सर इसमें जुडिशरी की जो छूट है वो नहीं दी गई थी। इसमें जो विवाद जो के लिए जो ट्रिब्यूनल्स जो है उनका गठन किया जाता था, यानी कि किसान के पास ट्रिब्यूनल के अलावा जुडिशरी के पास जाने का ऑप्शन नहीं था सर, तो इस वजह से इसका विरोध किया। तो किसानों को तो बहुत बड़ा फायदा था, जो जमीन अभी बिल्कुल बंजर पड़ी हुई है, जहाँ किसान अभी अपनी कृषि का कार्य कर ही नहीं रहा है, उस जमीन को भी है वो फर्टाइल करके जो एमएनसीज ले रही थी कॉन्ट्रैक्ट पे, तो वो तो डेवलप करती उसको। जी सर, कहीं ना कहीं किसानों में भी थोड़ी अनअवेयरनेस थी, और जो सरकार का जो रुख था थोड़ा सख्त था सर, इस वजह से जो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन नहीं बन कोई एमएसपी का भी इश्यू था इसमें है जो? जी सर। क्या है ये एमएसपी है, वो कैसे डिसाइड की जाती है? जी सर, जो हमारे कैबिनेट कमेटी की जो रिकमेंडेशन है सर, उसके बाद इसको अप्रूव किया जाता है। इसमें जो कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा इसका जो निर्धारण किया जाता है, इसमें सर अभी A2+FL मेथड का 1.5 गुना जो है सर एमएसपी जो है दिया जाता है। ये राजस्थान के किसान है वो उस आंदोलन में भाग नहीं लिया, जी सर। क्यों? सर क्योंकि जहाँ तक एमएसपी का जो प्रश्न है, वहाँ पर 67% एमएसपी का लाभ जो है वो केवल पंजाब और हरियाणा के किसान जो है उनको मिल रहा है, और जो एपीएमसी का जो डेवलपमेंट है वो केवल पंजाब और हरियाणा तक सीमित है। इस वजह से उन किसानों ने जो है अधिक विरोध किया था, और हमारे किसानों ने कम विरोध किया था। इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि हमारा 62% एरिया जो डेजर्ट एरिया है, वहाँ पर कृषि उत्पादन हरियाणा और पंजाब की प्रति बीघा उत्पादन की तुलना में काफी कम होता है, तो कहीं ना कहीं जो इम्पैक्ट है उन पर ज्यादा आ रहा था, इस वजह से। किसान के लिए प्राय ये कहा जाता है कि किसान ऋण में ही जन्म लेता है, ऋण में ही अपना जीवन यापन करता है, और ऋण ही अपने है वो आश्रितों के लिए छोड़ के जाता है। ऐसा क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अनइंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है सर इसके लिए, क्योंकि किसान प्राय जो है हम कह सकते हैं कि असंस्थागत ऋण है वो अधिक लेता है। अभी भी हमारे कृषि में केवल 73,000 करोड़ का जो है संस्थागत ऋण है, और इस वजह से क्या है कि उनको जो ब्याज दरें हैं वो अधिक वहन करनी पड़ती है। अगर मैं गाँव में भी देखूँ तो 2% प्रति माह ब्याज, यानी कि 24% पर एनुअल, जो कि ब्याज दर काफी अधिक होती है सर। तो इस वजह से सर किसान जो है वो ऋण जाल में फंसा रहता है सर। अभी है वो किसानों को जो फाइनेंस उपलब्ध कराया जा रहा है, उसका सबसे पॉपुलर है वो सोर्स क्या है? केसीसी सर, एक केसीसी है, किसान क्रेडिट कार्ड। जी सर। क्या क्या होता है, इसका क्या प्रोसेस है कि वो किसानों को इसके तहत इससे लोन मिलता है? सर 1998 में यशवंत सिन्हा जी के जो सरकार थी, यशवंत सिन्हा जी कृषि मंत्री थे, उनके द्वारा जो इसे लाया गया था। इसमें सर जो प्राथमिक साख समितियां जो होती है, सहकारी समितियां, उनके माध्यम से जो लोन जो है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड का लोन है वो केवल कृषि सहकारी समितियों के द्वारा ही दिया जाता है या बैंकों के द्वारा भी दिया जा रहा है? माफी चाहूंगा, इसकी सर अधिक मुझे जानकारी नहीं है, परंतु जो प्राथमिक साख जो बैंकों के लिए भी अनिवार्य किया गया है, 18% जो किसानों को देना होता है, मैं भी उसमें भी सर इसको इंक्लूड किया गया है, और इसी वजह से अभी जो कृषि किसान पोर्टल है उनका इंटीग्रेशन बैंकों के साथ किया गया है। अभी ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किसे दिया गया है? माफी चाहूंगा सर। ये जो राइजिंग राजस्थान सबमिट हुआ था, जी सर। इस तरह की जो सबमिट कराने का है वो मेन ऑब्जेक्ट है वो क्या है? जी सर, सर इसका मेन ऑब्जेक्ट है कि जिस प्रकार 35 लाख करोड़ के जो एमओयू है, तो इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करना और इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली जो पॉलिसी मेकिंग करना, जिससे कि जो हमारी विनिर्माण सेक्टर है वो भी प्रमोट हो, जो हमारी एनर्जी सेक्टर है वो भी प्रमोट हो, तो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को विकसित किया जाता है जिससे कि इन्वेस्टमेंट को आकर्षित किया जा सके। क्या कारण है कि गुजरात और महाराष्ट्र में है वो इन्वेस्ट करने के लिए जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं और जो देश के भी इन्वेस्टर्स हैं वो तैयार रहते हैं, जबकि राजस्थान में ऐसा क्यों नहीं होता? सर इसके पीछे सर 4-5 अलग अलग प्रकार के रीजन है, जिसमें सबसे पहले ज्योग्राफिकल रीजन भी इसके पीछे रेस्पॉन्सिबल है। हम एक लैंड लॉक्ड स्टेट है सर,
हमारे यहाँ पर कहीं भी पोर्ट नहीं है। इस वजह से जो लॉजिस्टिक लागत होती है वो उन राज्यों की तुलना में बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ पर बॉम्बे पोर्ट है, यहाँ पर जो है कच्छ की खाड़ी में भी पोर्ट है। और दूसरा ये है कि जो मैकेनिज्म है सर इन्वेस्टमेंट फ्लो का, वो वहाँ पर अच्छा है, क्योंकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है उनके पास है, तो कोल मनी मार्केट या उनके माध्यम से जो इन्वेस्टमेंट मेजर्स है सर वो आसानी से किए जा सकते हैं। और गुजरात में भी जो गिफ्ट सिटी है सर उसके माध्यम से फाइनेंशियल हब जो है वो बनाए जा रहे हैं। तो राजस्थान में दो ये एक रेस्पॉन्सिबिलिज्म। तीसरा है कि हमारा 62% एरिया डेजर्ट एरिया है सर, और इस वजह से हमारे पास जल की उपलब्धता कम है। तो ये कारण है कि इन्वेस्टमेंट जो हम इतने अधिक प्रकार से सर आकर्षित नहीं कर पा रहे। ठीक। आप मान लीजिए डीएसपी हैं और एक आतंकवादी को पकड़ के आप कोर्ट ले जा रहे हैं, आपके साथ आपके सबऑर्डिनेट हैं, एक 3-4 और पुलिस वाले हैं। सुनसान जगह से आप गुजर रहे हैं तो वो आप पे जोर डाल रहे हैं कि सर इसका गोली मार देते हैं, इनकाउंटर डिक्लेयर कर देते हैं। जी सर। तो आप क्या करोगे? माफी चाहूंगा सर, ये मेरा काम नहीं, ये जुडिशरी का काम है, तो मैं उसे वहां पर ले जाने का प्रयास करूंगा, प्रत्येक संभव प्रयास। लेकिन जो आपके सबऑर्डिनेट सहयोगी हैं वो तो आप पे फोर्स डाल रहे हैं कि इन्होंने हमारे कई हिंदुस्तानियों को मारा है, तो इसको कोर्ट में रखेंगे, फिर कोई छुड़वा ले जाएगा या ये बिरयानी खाएगा कैद के अंदर, हमें चिढ़ाएगा जितने दिन भी रहेगा। तो वो आपको जबरदस्ती हाथ पांव बांध देते हैं, मुंह पे टेप लगा देते हैं और आपकी बंदूक से उसको एनकाउंटर कर देते हैं और फिर बंदूक को साफ करके और आपके सामने रख देते हैं। अब आप उसको एनकाउंटर डिक्लेयर करोगे या सबऑर्डिनेट्स पे मुकदमा चलाने के लिए कहोगे? सर मैं सबऑर्डिनेट पर मुकदमा चलाने के लिए कहूंगा सर। तो कोई प्रूफ तो आपके पास है नहीं। सर प्रूफ अगर वहाँ पर कोई प्रूफ नहीं है तो मैं सबसे पहले तो ये प्रयास करूंगा कि जो भी जो टेप या उन्होंने जिस प्रकार भी मुझे बांधने का प्रयास किया होगा, तो मेरे शरीर पर कहीं भी खरोच या उस प्रकार के निशान वो तो ये और कह देंगे कि आपको मारने का प्रयास कर रहा था इसलिए लग गया, कि इसने आतंकवादी ने आपके साथ ऐसा मतलब किया है जिसके कारण ये लगा है। जी सर। तो सर अगर जिस समय वो मुझ पर प्रेशराइज करने का प्रयास करेंगे तो मैं तो आपका क्या जा रहा है? वो एक आतंकवादी है, कोर्ट सजा दे, आप सजा दे तो डायरेक्ट सजा मिल जाएगी। आजकल तो एनकाउंटर किए भी जाते हैं आतंकवादियों के और अपराधियों के। यूपी मॉडल तो आप देखें, इसी मॉडल के कारण वहाँ बड़े बड़े अपराधियों का सफाया कर दिया और आज यूपी बहुत अच्छा बन गया राज्य, वहाँ कानूनी व्यवस्था बहुत अच्छी, अपराधी खौफ खाते हैं वहां जाने से। सर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 जो है शक्ति पृथक्करण को बल देता है, तो ये मेरी जो है जुडिशरी या मेरे जुडिक्शन के अंदर जो है ये कार्य नहीं आता, क्योंकि मैं एक प्रशासनिक। एनकाउंटर तो किया जा सकता ना, एनकाउंटर इलीगल है क्या? सर बिना आदेश के सर, जो केवल स्वेच्छा से। एनकाउंटर का आदेश तो कोई भी नहीं देता है, स्वेच्छा से ही किया जाता है। माफी चाहूंगा सर, राज्य सरकार का प्रोसीजर गृह मंत्रालय जो है वो इसका नोटिफिकेशन जारी करेगा एनकाउंटर करने के लिए। वो सर नोटिफाइड करेंगे सर। कभी बोलते हैं कि एनकाउंटर कर दो इसका, नोटिफाई करके? सर वो प्रशासनिक गोपनीयता अधिनियम 1908 के तहत जो प्रोसीजर होता है सर, मे भी उसके तहत किया जाता होगा। थैंक यू सर। अभी क्रिमिनल लॉज में संशोधन हुआ था अभी, जी ध्यान आपको क्या है? जी सर। कौन कौन से लॉज में हुआ? सर जो सीआरपीसी है उसको भारतीय जो आईपीसी को जो भारतीय न्याय संहिता में बदल दिया गया है, और जो सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है सर उसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में बदल दिया गया, और साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू किया गया है। तो कोई फार रीचिंग चेंजेस किए हैं या लीपापोती हुई है इनमें? सर कुछ मामलों में तो फार रीचिंग चेंजेस हुए हैं, बाकी एक प्रकार से कानूनों को एकाएक से संपूर्ण परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म होता है सर उसको आगे जारी रखने के लिए। परंतु जैसे कि जो पुलिस कस्टडी है वो अब 90 दिन की कर दी गई है, ये चेंजेस जो है हमारे सामने आया है। इसके साथ ही जो डिजिटल साक्ष्य है सर उनको भी अब, जैसे व्हाट्सएप चैट हो गया, जीमेल की जो चैट हो गई, उन्हें भी जो एविडेंस के रूप में जो है कंसिडर किया जाने लग गया है। और इसके साथ ही जो कोर्ट के लिए जो बाध्यताएं हैं वो बढ़ा दी गई है, जैसे कि 90 दिन के भीतर जो है पुलिस को आरोप जो है तय करने होंगे, और 45 दिन के भीतर जो है सुनवाई पूरी होने के भीतर जो है न्यायालय को फैसला सुनाना होगा। तो ये कहीं ना कहीं जुडिशियल मैकेनिज्म को और इम्प्रूव करेगा सर। चलो ठीक, आप जा। थैंक यू सर।
आई सीधी और जाती बैठिए, हाँ प्लीज। थैंक यू। तो सहदेव जी देखो, एक तो दाढ़ी क्लीन करके जाना है ना इंटरव्यू वाले दिन, मूछें रखो, दाढ़ी जो छोटी छोटी आ रही है इनको क्लीन कर लेना। सर अभी क्या डेट आई नहीं है तो सर पूरा फोकस मेंस पर है सर। हाँ मतलब हाँ। मैं उसी के लिए बोल रहा हूँ, जिस दिन इंटरव्यू देने जाओ यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तुम्हारा प्रेजेंटेशन वगैरह ठीक है। अच्छा। और एक तो पीसीएम की थोड़ी जानकारी बढ़ाओ ना, बेसिक तो इसका नॉलेज आपको होना चाहिए, प्रमुख थ्योरी वगैरह, प्रमुख वैज्ञानिक भारतीय रहते हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता, इनके बारे में जानकारी रखो ना। और पीसीएम का जो प्रशासन में और घरों में जितना यूज हो रहा है वो थोड़ा ध्यान में रखना है। इसके अलावा जैसे नई जितनी भी टेक्नोलॉजी हो, चाहे एआई हो, चैटबॉट्स हो, मशीन लर्निंग हो, वर्चुअल रियलिटी हो, रोबोटिक्स हो, या फिर स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे EOS 09 सैटेलाइट आज 101 लॉन्च हुआ है। जी सर। ठीक है, फिर क्या काम है इसके, किस लिए ये भेजा गया, भारतवास्त्र क्या है जो अभी नए हुए हैं 2 दिन में ही। फिर डिफेंस टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से देखना, अभी काफी चर्चा में रही है। ठीक है, जैसे आकाश मिसाइलें हैं, या फिर हमारे ड्रोन्स हैं, या फिर ब्रह्मोस है, ये काफी चर्चा में थे। फिर बायोटेक्नोलॉजी स्पेशली एग्रीकल्चर वाले एस्पेक्ट से इसको देखना, चूंकि कृषि में नवाचार करते हैं। ठीक है, और आईसीटी में भी जो नया विकास हुआ है, एआई और बाकी जितना, वो तैयार करना है। फिर डेली अखबार पढ़ते रहो, और इनमें जितने भी पॉलिटिकल मुद्दे या कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दे आते हैं, जैसे 142 143 अभी चर्चा में है, परिसीमन चर्चा में, वक्फ चर्चा में है। ठीक है, जाति जनगणना, तो सेंसस के लिए क्या प्रोविजन है, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल, इकोनॉमिकल, सोशल इश्यू हो गए, नई कोई स्कीम हो गई, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, इनको पढ़ते रहो। फिर आप संविधान की बेसिक जानकारी होना चाहिए, मूल अधिकार, डीपीएसपी, भाग 5 और बाकी चीजें, ये भी थोड़ा पढ़ना है। फिर कृषि कार्य जैसे आपकी हॉबी है, तो एक तो क्या नवाचार आप करते हैं उनके बारे में, जैसे आपने कहा काले गेहूं आप पैदा करते हैं, तो उनकी पूरी डिटेल पता होना चाहिए। सागवान के पौधे उगाते हैं, पेड़ उगाते हैं, तो सागवान के पेड़ की क्या विशेषताएं, यूजेस क्या है, कहाँ की मूलतः ये पाए जाते हैं, ये सारी चीजें। अब जैसे आपने एमपी का नाम नहीं लिया, हाँ, एमपी टी तो राजस्थान के अंदर बहुत ज्यादा प्रचलित है, सबसे ज्यादा एमपी वहाँ टी। पे, तो ये थोड़ा आपको बताना है इसमें। फिर प्रमुख इनोवेशन जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, किसानों की प्रमुख समस्याएं, सरकारी योजनाएं, केंद्र और राज्य सरकार की। फिर जीनोम एडिटेड क्रॉप्स अभी चर्चा में था, चावल की 2 वैरायटी विकसित किए पूरी दुनिया में पहली बार। फिर ये एमएसपी क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसका इश्यू क्यों चर्चा में रहता है, फसल बीमा का मुद्दा, कृषि सिंचाई का मुद्दा, पीएम किसान। ठीक है, और बाकी जो योजनाएं हैं, अन्य योजनाएं, वो भी थोड़ा तैयार करना है, जो भी चर्चा में रह रही है ना, उन सारी स्कीम्स को पढ़ना आपको। फिर राजस्थान की चर्चित घटनाएं, योजनाएं, व्यक्ति, कार्यक्रम, कोई जो चर्चा में, वो तैयार कीजिए। देश की चर्चित घटनाएं, देश की प्रमुख योजनाएं, प्रमुख व्यक्तित्व जो अभी चर्चा में रहे, कोई पुरस्कार मिला है, कोई कार्यक्रम हो रहा है, कोई इवेंट हो रहा है, स्पेशली इंटरव्यू के नजदीक रहा है तो उसको देखना है। फिर गृह जिले की चर्चित घटनाएं, ऐतिहासिक व्यक्तित्व, फेमस चीजें, कला संस्कृति, उद्योग धंधे, माइनिंग किन चीजों का होता है, वहाँ की समस्याएं क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, साक्षरता दर वगैरह क्या है, सांसद कौन है वहाँ पे, इस तरह की। और प्रमुख अंतरराष्ट्रीय घटनाएं जिनका संबंध भारत से है या पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है, तो वो भी अखबार से तैयार करते रहो, खेल वगैरह कुछ भी है। तो प्रशासनिक नैतिकता क्या होती है, प्रशासनिक अधिकारियों के गुण क्या है, पद सोपानिक संरचना क्या होती है पुलिस की और प्रशासन की, एसपी, डीएसपी, डीएम, एसडीएम के कामकाज, इनकी शक्तियां, एसडीएम और एसडीओ, इनके अलग अलग काम होते हैं, वो क्या है। फिर भ्रष्टाचार के कारण क्या है, आजकल क्यों बढ़ता जा रहा है, सिटीजन चार्टर है, आरटीआई है, ये थोड़ा तैयार करो। बाकी तुम बहुत अच्छे हो, अच्छे मार्क्स आएंगे, आराम से उत्तर दे के आना है ना। सर मैं जो हाथ का मूवमेंट, जो दोनों हाथ का मूवमेंट करो, मतलब ये नॉर्मली कर रहा हूँ, ये कहीं हाँ जैसे ये इसमें एबनॉर्मलिटी नहीं है कोई भी, एबनॉर्मलिटी नहीं। ऐसे नहीं, मैं बिल्कुल आराम से, बढ़िया, आराम से, हल्का फुल्का तो करना ही चाहिए, ठीक है। रोबोटिक नहीं रहना है। हाँ, तो क्योंकि मैंने पिछले 2 मॉक से ही किया है, तो
एक की बजाय दोनों एक साथ करो तो और बेहतर लगेगा। जैसे तुम क्या करते हो, एक को तो रखते हो और एक हाथ को चलाते हो, फिर इसको रख लेते हो, इसको चलाते हो, तो बेहतर है दोनों को मूवमेंट करो, सिमेट्रिकल होना चाहिए। तो बाकी अच्छा है, एक भी करो तो ठीक है, वैसे दिखेगा भी नहीं क्योंकि टेबल होती है सामने बहुत बड़ी, तो करना चाहिए हैंड मूवमेंट। मतलब वहां पर ये जो अभी नीचे टेबल है ना, इससे ऊपर टेबल होती है। अच्छा, यहाँ पे सामने। हाँ ये सामने। काफी, वो टेबल मतलब आपकी यहाँ आती है ना? तो ये ज्यादा मूवमेंट दिखते नहीं है आपकी वीडियो में। तो मैं कंस ऐसे भी रख सकता हूँ हाँ ऐसे। कैसे भी रख सकते हैं, इन पे ज्यादा फोकस नहीं करना, फोकस नहीं करना लेकिन। फोकस ब्रेन उत्तर देने पे, स्माइलिंग गर्दन, आंख, बाकी तुम्हारा अच्छा है, बहुत शानदार है, मतलब एवरेज कैंडिडेट। एवरेज से अबव, एवरेज तो क्यों मानते हो, गुड है, हाँ, बढ़िया है। आराम से अच्छा है। और सर ये था, और तो भाई रिटर्न टेस्ट का तो हमें पता नहीं, लेकिन इंटरव्यू जो हमने अभी 50 मिनट का लिया है उसके हिसाब से आप गुड से ऊपर ही हो, मेरा यहाँ। हाँ बिल्कुल। ठीक है, इसको और इम्प्रूव करो। जी सर, और बोलने की गति तेज है। सब ठीक है बेटा, सब बढ़िया है। ठीक है। अच्छी है, बहुत बढ़िया, बता दीजिए सब कुछ। जो इंटरव्यू मेंबर आपसे बात कर रहा है, सवाल कर रहा है, उसकी तरफ आप 80-85% उसकी तरफ देखो, और बाकी बीच बीच में दूसरी तरफ भी देखो। तो उससे ऐसा लगता है कि भाई कैंडिडेट कॉन्फिडेंट है और अपनी बात अच्छी तरह से बता रहा है। ठीक है, ठीक, थैंक यू।